हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिशा परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि कल लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस 2020 का जो परिणाम घोषित किया, उसमें दिशा परिवार की 2 बहादुर बेटियों ने ऑफिसर का पद प्राप्त किया, फाइनल सिलेक्शन लिया। आपका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। और अब ये परिणाम ये बताता है कि वर्ष 2020 में कोरोना काल में बहुत सारे लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान जब हमारी जो कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रभावित हुई, तो उन प्रभावों से नकारात्मक रूप से या नेगेटिव रूप से नहीं प्रभावित होकर उसमें भी अपने परिणाम की ओर अग्रसर रहने वाले कैंडिडेट्स आप देखिए कि यूपी पीसीएस जैसे एक बड़े एग्ज़ाम में भी फाइनल सिलेक्शन लेते हैं, चाहे वो अलका शर्मा हो या रचना पांडे हो। दोनों एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में आपके सामने हैं कि चाहे वो इस 2020 के पीसीएस की बात करें अगर हम, तो उसका प्रीलिम्स हो या उसका मेंस हो, दोनों जो है कोरोना काल में हुआ। उसके बाद फिर इसके इंटरव्यू की प्रक्रिया और स्टूडेंट्स को कम समय मिला। उसके बाद भी जब मार्च 2020 में लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आई, अप्रैल मई जून जुलाई हम लोग जो है एक दूसरे से इसी तरह से ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े हुए थे, कभी ऐप के द्वारा, कभी व्हाट्सएप के द्वारा, कभी यूट्यूब चैनल के द्वारा। और उन चीज़ों से जुड़े रहकर आप देखिए जो कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो आपके सामने किसी रचना पांडे के रूप में सेलेक्ट होकर प्रदर्शित होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, कोई अलका शर्मा के रूप में आपके सामने सेलेक्ट होकर दिखाई पड़ते हैं। दोनों संजोग ऐसा है कि एक रचना सुबह की मॉर्निंग सिविल बैच की, अलका इवनिंग सिविल बैच की, दोनों कैंडिडेट्स जो है अपने आप में एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। और हमें पता है कि आपको उस पल का इंतज़ार है कि दोनों आपके बीच में हों और आप उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। ऐसी कोई भी पल के लिए आप वेट कर रहे होंगे, हम लोग भी वो चीज़ें मिस कर रहे हैं, अलका और रचना भी इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी अवसर मिलेगा हम लोग इन सफलताओं को फिर से एक बार इनका आनंद लेंगे। अभी इनसे प्रेरित होने का समय है। इनसे प्रेरित होने का समय इसलिए है कि ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी नकारात्मक परिस्थितियों से नहीं घबराए और निरंतर संघर्ष करके आप देखिए अंतिम सफलता की ओर बढ़े। अब आज का ये वीडियो 2021 के दौरान जो ये क्रम शुरू हुआ है, आप जानते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर सबसे पहले ये प्रभाव दिखाई पड़ता है हमारे सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं अब उस प्रभाव के अंतर्गत भी हम लोगों को तैयार रहना है बच्चों। और उसी क्रम में आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पार्लियामेंट से रिलेटेड लेकर आया हूँ। तो हम लोग बहुत देर ना करते हुए अपनी संसद से संबंधित जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट में मैं आज कुछ चीज़ें आपको कंपैरेटिव रूप से बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चंस, अनस्टार्ट क्वेश्चन, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, डिफरेंट फैक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों आज का आपका टॉपिक है संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट। संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट। अब इसमें हम लोग जो है जो फैक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं उसमें सबसे पहली तुलना हम करते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल, क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर, ठीक है। तो प्रश्नकाल और शून्यकाल, इस पर हम लोग आते हैं और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं आपके सामने।
तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रश्न काल क्या है और शून्य काल क्या है, तो प्रश्न काल दोनों सदनों में, यानी सदन में बैठक प्रारंभ होने के प्रथम 1 घंटे 1 आवर के काल को प्रश्न काल कहते हैं, प्रश्न काल कहते हैं। ठीक है, सदन में बैठक प्रारंभ होने के प्रथम 1 घंटे के फर्स्ट 1 आवर का जो कार्यकाल होता है, टाइम होता है, उसे प्रश्न काल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आमतौर पर ये 11 to 12 होता है, 11 AM to 12 PM, ठीक, आमतौर पर ये होता है। अब दूसरी बात यहां पर आते हैं शून्य काल में, कि शून्य काल कब होता है। तो प्रश्न काल के ठीक बाद का समय, प्रश्न काल के ठीक बाद का समय, और ये भी 1 घंटे का होता है। आमतौर पर माना जाता है समय शून्य काल के लिए निर्धारित है, 0 आवर के लिए या शून्य काल के लिए निर्धारित है, शून्य काल के लिए निर्धारित है। अब अगर हम देखें यहां पर, तो अगर ये 11 से 12 होगा तो ये कब से कब तक होगा, 12 से 1 बजे तक। ठीक, अब ये तो हो गया वो टाइम पीरियड जब इसको हमने कहा कि ये काल होते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सदन में इस प्रश्न काल का क्या महत्व है, शून्य काल का क्या महत्व है, कौन से प्रश्नों को प्रश्न काल के दौरान उठाया जाता है और कौन से प्रश्नों को शून्य काल के दौरान उठाया जाता है। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि उद्देश्य क्या है इस काल का। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्रश्न काल की अवधि जो होती है, इसमें ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है जिनकी पूर्व सूचना, जिनकी प्री इंफॉर्मेशन जो है वो 10 दिन पूर्व लोकसभा स्पीकर को दी गई हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में, इस अवधि में लोक महत्व, ये हमेशा ध्यान रखना है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, ये माना गया है लोक महत्व, पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऐसे मामलों को उठाया जाता है, यानी प्रश्न पूछा जाता है, उठाया जाता है जिनकी सूचना, जिनकी इंफॉर्मेशन, जिनकी सूचना 10 दिन पूर्व, 10 दिन पहले, 10 दिन पूर्व स्पीकर या सभापति को दी गई हो, स्पीकर या सभापति को दी गई हो। ठीक है, तो इस अवधि के दौरान लोक महत्व के ऐसे मामलों को उठाया जाता है जिनकी सूचना 10 दिन पूर्व स्पीकर या सभापति को दी गई हो। ठीक, अब आप यहां पर आते हैं, इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में लोक महत्व के ऐसे मामलों को उठाया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है जिनमें विलंब नहीं किया जा सकता, देर नहीं किया जा सकता, विलंब नहीं किया जा सकता है। इस अवधि में पहली बात तो लोक महत्व के ऐसे मामलों को उठाया जाता है जिनमें देर नहीं किया जा सकता। अभी मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूं आपको, ठीक है, दिन में विलंब नहीं किया जा सकता और इसमें पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, तुरंत अनुमति लेकर
पूर्व अनुमति या परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो पूर्व अनुमति की यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन आवर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो 10 दिन पूर्व सूचना के आधार पर ही पूछा जा सकता है, जबकि यहां पर पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अब यहां पर आपके सामने उसका भी कारण लिखा हुआ है। भाई सीधी सी बात है, यहां 10 दिन पूर्व, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोकसभा का मेंबर है, वो अपने एरिया में डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कि हमारे एरिया में रोड डेवलपमेंट कितना हुआ, हमारे एरिया में कोई सीवर सिस्टम का डेवलपमेंट कितना हुआ, कोई सोशल स्कीम के तहत क्या कार्य किया गया। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है इंफॉर्मेशन कि उसके वजह से जो है अगर देर हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए उसको 10 दिन पहले स्पीकर को बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा, स्पीकर से परमिशन लेकर, और 10 दिन बाद वो क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी संबंधित मंत्री होगा उससे वो प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और उससे पता होगा कि हाँ हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद शून्यकाल। अब ये अगर मान लीजिए इमरजेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना काल चल रहा है, अब कोविड के कारण कहीं बड़ी घटनाएं हो रही हैं, अब ऐसे में वहां 10 दिन का समय नहीं है, सेशन चल रहा है और सरकार से ये पूछना है कि भाई सरकार क्या कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं या कोई बड़ी संख्या में लोगों की डेथ हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है। तो अचानक अब ये क्वेश्चन जो है ऐसा है जिसमें देर नहीं किया जा सकता और इसमें 10 दिन का समय नहीं लिया जाएगा। इसमें सीधा ये कहा जाएगा कि भाई आप तुरंत आप बताइए कि ऐसा जो है कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आप आंसर दीजिए अभी, क्योंकि इसमें लेट होना मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए प्रॉब्लम होना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह इस तरह के काल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं और अगली तुलना है तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्ड क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चंस। तो तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन और अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इस पर आते हैं हम लोग तारांकित और अतारांकित प्रश्नों में। तो तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न में क्या मेन अंतर है? पहला पॉइंट तो ये कि स्टार्ड, अगर स्पीकर स्टार लगा दे क्वेश्चन पे, स्टार नहीं लगा है, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे प्रश्न का उत्तर जो है मौखिक देना होता है। ऐसे प्रश्नों के मौखिक उत्तर, ओरल आंसर की डिमांड की जाती है। ठीक है, ये प्रश्न कौन से हैं? ऐसे प्रश्न जिनमें लिखित उत्तर की डिमांड की जाती है। ठीक, लिखित रिटन आंसर की डिमांड की जाती है। तो अब जैसे यहां पर क्या लिखना है? ऐसे प्रश्न जिनमें मौखिक उत्तर, ओरल आंसर, मौखिक उत्तर की मांग की जाती है। मौखिक उत्तर की मांग की जाती है, ओरल आंसर की। अब यहां पर क्या है? ऐसे प्रश्न जिनमें लिखित उत्तर, रिटन आंसर, लिखित उत्तर की मांग की जाती है। लिखित उत्तर की मांग की जाती है। ठीक, तो अब यहां पर रिटन आंसर की मांग और यहां पर ओरल आंसर की मांग, ये हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी मंत्री से पूछा गया कि भाई आपने कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए क्या किया, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कोविड की डेथ रेट को रोकने के लिए आपने क्या किया?
तो वो कहेंगे नाइट कर्फ्यू लगा दिया, ठीक है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करने का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी अगर वो करते हैं तो इसका मतलब वो मौखिक उत्तर दे रहे हैं। अब अगर मान लीजिए ये प्रश्न पूछना है कि भाई हमें जो है संक्रमण जो हो रहा है उसका डेटा चाहिए, रिटन डेटा चाहिए, ठीक है, और उसके लिए जो भी वर्क किए जा रहे हैं उसका हमें रिटन डेटा चाहिए, तो वो क्या हुआ, आतारांकित प्रश्न। रिटन डेटा कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई ओरल आंसर मांगा गया तो क्या उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अनुपूरक प्रश्न, या जिसको हम कहें क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे किसी एक मेंबर ने अगर किसी एक मंत्री से प्रश्न पूछा कि आप इसका ओरल आंसर दो, उन्होंने उसका आंसर दिया, कोविड में हमने ये किया, तो वो सदस्य मौखिक उत्तर जब पूछ रहा है तो उसमें वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इसके लिए क्या किया, ऐसा कोई भी जो है वो जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर रिटन आंसर मांगा कि आप मुझे ये डेटा दो, तो डेटा के साथ फिर से ये कहे नहीं अभी ये डेटा कंप्लीट नहीं, फिर से एक डेटा और लाओ, तो ये सप्लीमेंट्री डेटा जो है तुरंत नहीं मांगा जा सकता, सप्लीमेंट्री डेटा के लिए टाइम लेना होगा। इसका मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां जब आप रिटन आंसर मांगोगे तो सप्लीमेंट्री आंसर नहीं मांग सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, और अगर आप ओरल आंसर मांगते हो तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यहां पर एक और पॉइंट है कि अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहां पर क्या है, अनुपूरक प्रश्न, क्योंकि रिटन आंसर आप मांग रहे हो, अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, नहीं पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन है और ये मेंस वाले हैं, ठीक है। जब आप इंटरव्यू देते हो, आप सिविल का या कोई भी इंटरव्यू देते हो, एक क्वेश्चन हुआ, अब उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, आपने आंसर दिया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पर। लेकिन जब आप मेंस देते हो, जब आपसे रिटर्न आंसर मांगा जाता है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एग्जामिनर आपके बीच में आया, बोला कि ये वाले क्वेश्चन का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी लिख डालो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि रिटर्न आंसर की डिमांड की गई है। सेम वही हाउस के अंदर होता है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर भी, कि यहां पर जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों को, शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान, तो अगर हम देखें तो कि अगर ये पूछा जाए कि तारांकित प्रश्न या स्टार्ट क्वेश्चन सामान्यतः किस काल में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये प्रश्न सामान्यतः किस काल में पूछे जाते हैं, तो सामान्यतः ये जो है शून्य काल में पूछे जाते हैं। मौखिक उत्तर की मांग हमेशा यही की जाती है, शून्य काल में। और ये कहाँ पूछे जाएंगे, सामान्यतः प्रश्न काल में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आवर में पूछे जाएंगे, ये उस दौरान पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। अब इसके बाद बच्चों हम लोग अगली तुलना करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। ये दोनों संसद की बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी हैं। वैसे तो संसद में बहुत सारी समितियां बनती हैं, प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी इसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति। और दूसरी है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी, ठीक। सबसे पहले अगर हम गठन की बात करें, इसके गठन या एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15
और राज्यसभा के 7 होते हैं। ठीक, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। ठीक, अगर हम इसके गठन में देखें तो 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य के 30 सदस्य कहां के होते हैं? लोकसभा के होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट सदस्यों के आधार पर, गठन के आधार पर, कि लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं और प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं। यहाँ 22 में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबर्स हैं और यहाँ सब के सब लोकसभा के मेंबर होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो इनका निर्वाचन जो है, यानी समिति के सदस्यों का निर्वाचन, समिति के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये नहीं कि लोकसभा मेंबर जिसको चाहे उसको बना दे, प्रणाली के आधार पर। ठीक, सेम यही चीज यहां भी होती है। समिति के सदस्यों का लोकसभा में जो चयन होता है, निर्वाचन होता है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो लोकसभा से 30 सदस्य हैं इस समिति में, लोकसभा में इस प्राक्कलन समिति में 30 सदस्यों की नियुक्ति करनी है। तो आनुपातिक मतलब क्या हुआ? जिस दल की सदस्य संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उस दल के सदस्यों का अनुपात इस समिति में रेशियो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जिस दल के सदस्यों का राज्यसभा लोकसभा में जो है संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उस दल के सदस्यों की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। उसी को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके आधार पर स्पीकर जो है ये दल के सदस्यों से कहता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को, आप जैसे अब बीजेपी से कहा गया आप 5 मेंबर चुनिए, कांग्रेस से कहा गया आप 2 मेंबर चुनिए और आप कमेटी के लिए चुनिए और फिर उसे जो है इस कमेटी में रखा जाता है। ठीक, अब बात आती है अध्यक्ष की। यहां पर अगली बात आती है अध्यक्ष। तो देखिए, अध्यक्ष यहां पर 1967 में स्थापित परंपरा के आधार पर विपक्ष का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। विपक्ष का सदस्य अध्यक्ष बनता है। 1967 में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कहीं पर, लेकिन एक स्थापित परंपरा के आधार पर 1967 में स्थापित की गई थी। विपक्ष का कोई मेंबर जो है इस समिति का अध्यक्ष बनता है। ठीक है, इस समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक, अब अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर जो है वो पक्ष का सदस्य अध्यक्ष होता है। पक्ष मतलब जो गवर्नमेंट है, अध्यक्ष होता है। ठीक, ये हो गया अध्यक्ष के बारे में। अब हम दोनों समितियों में अगर हम तुलना करें, अगली कार्यों के आधार पर तुलना, इनके फंक्शन के आधार पर या इनके कार्यों के आधार पर, क्योंकि कार्यों के आधार पर तुलना करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, अगर हम कार्य के आधार पर देखें तो दोनों के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो सीएजी होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, वो देश की जितने भी सरकारी व्यय होते हैं, गैर सरकारी व्यय होते हैं, उन सब का ऑडिट करता है और उसकी रिपोर्ट देता है वो। अब हमारे यहाँ वित्तीय नियंत्रण पार्लियामेंट का है और उसी के क्रम में इन दोनों की ये वित्तीय समितियाँ एक प्रकार से फाइनेंशियल कमेटी हैं। तो लोक लेखा समिति जो है वो पहला काम क्या करती है कि सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करती है। सीएजी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा। ठीक है, सीएजी द्वारा प्रस्तुत
रिपोर्ट की समीक्षा करती है। सीएजी जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसकी समीक्षा करती है, ठीक है, और उसकी जांच, एक प्रकार समीक्षा का मतलब क्या हुआ, जांच, ठीक है। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा किए गए व्यय लेखाओं, अकाउंट्स, व्यय लेखाओं या अकाउंट्स की जांच करती है, की जांच करती है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के और भी कई कार्य हैं, लेकिन दो प्रमुख कार्य हैं। एक सीएजी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसकी जांच करती है, और भारत सरकार के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हैं उनकी ऑडिट करना, उनकी जांच करना, इसका काम होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्राक्कलन समिति, तो ये हमारे बजट से संबंधित होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बजट व्यय जो है, जो भी बजट व्यय है उसमें जो भी अनुमान प्रस्तुत किए गए, भाई अगले वर्ष हमारा ये आय होगा, ये व्यय होगा, उसकी समीक्षा करना इनका काम होता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये समिति हमारी क्या करती है, बजट व्यय के अनुमानों, एस्टिमेट्स या अनुमानों की जांच करना, इंस्पेक्शन करना, जांच करना, जो भी है बजट में वो सही है नहीं है, ठीक है, उसके संबंध में जांच करना, ठीक। उसके बाद बजट में सुधार या रिफॉर्म की सलाह देना, ठीक है। बजट जो भी सरकार प्रस्तुत करती है, जो भी आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करती है, उसके बारे में सलाह देना, सुझाव देना कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सही किया जाए, कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, उसके बारे में सलाह देना। तीसरा, सरकारी अपव्यय, गवर्नमेंट का जो फालतू खर्चा है, अपव्यय है, ठीक है, सरकारी अपव्यय को कम करने की सलाह, ठीक है। सरकारी अपव्यय को, गवर्नमेंट के जो भी ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो लगता है कि नहीं, ये नहीं होने चाहिए, इससे जो है सरकार का या पब्लिक का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, तो इस संबंध में ये बनाया गया है कि भाई बजट में अगर ऐसा कुछ भी लग रहा है तो उसके बारे में एक मितव्ययता वाली सलाह जो है एक प्रकार से वो दे, ठीक है, जिससे जो है उसको, उसका करेक्शन किया जा सके और उसको अच्छा किया जा सके। तो कुल मिलाकर ये प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष के लिए ये समिति बनती है कि बजट के व्यय अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ठीक है। तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये दोनों एक प्रकार से संसद की वित्तीय समितियां हैं। पहली बात तो आप नीचे नोट करके यहां पर लिख सकते हैं कि दोनों संसद की फाइनेंशियल कमेटी हैं, एक तरह से वित्तीय समितियां हैं, और इन दोनों समितियों को एक दूसरे की ट्विन सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो सरकार के आय और व्यय का, ये पिछले वित्तीय वर्ष में क्या हुआ उसके बारे में जांच करती है, ये अगले वित्तीय वर्ष में क्या होना है उसका अनुमान कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताती है। तो इसीलिए दोनों को जो है एक दूसरे का ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो बच्चों ये कमेटी सबसे पहले जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ये कहा जाता है 1919 के द्वारा, 1921 में वो अधिनियम लागू हुआ था, तो 1921 में पहली बार भारत में पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन किया गया था, लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। और ये कहा गया था कि भारत में पहली बार संसद का वित्तीय नियंत्रण किस अधिनियम के द्वारा आया, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आया, ठीक है। तो भारत में पहली बार, इसको भी आप नीचे नोट करके लिख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि दोनों को एक दूसरे, दोनों समितियों को एक दूसरे की ट्विन सिस्टर्स कमेटी कहा जाता है। तो उसी तरह से दूसरा नोट करके आप पॉइंट लिख सकते हैं कि
भारत में पहली बार पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार जो है 1921 में किया गया था, और उसके द्वारा भारत में पहली बार संसद का नियंत्रण प्रारंभ हुआ। किसके ऊपर? संसद का नियंत्रण हमारी कार्यपालिका के ऊपर प्रारंभ हुआ। फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, वित्तीय नियंत्रण जो है वो प्रारंभ हुआ। तो एक प्रकार से जो ये कहा जाता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो वो दो प्रकार से होती है। एक तो संसद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, और दूसरी ऐसी समितियों के माध्यम से वो फाइनेंशियल कंट्रोल करती है, कहीं ना कहीं वित्तीय नियंत्रण करती है। और आप देखिए कि वो समिति जो सीएजी की रिपोर्ट की जांच कर रही है, वो समिति जो भारत सरकार के व्यय की जांच कर रही है, उसका अध्यक्ष ऐसी परंपरा स्थापित की गई कि विपक्ष का सदस्य हो, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो सरकार के द्वारा जो भी अपव्यय या जो भी चीज़ें की गई हैं उसको वो बता सकता है। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से दिखती है कि अगर इसका वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की अकाउंटेबिलिटी जो है विपक्ष के प्रति रहती है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ें तुलनात्मक रूप से ज़रूरी हैं, और आप अगर कंपैरेटिव रूप से इसको करते हैं तो आपके लिए वो लाभकारी होता है। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग तुलना को और आगे बढ़ाते हैं, और पार्लियामेंट में दो तीन चीज़ें और हैं जिनकी तुलना की जा सकती है एक दूसरे से। तो अब अगली तुलना हम लोग करते हैं। बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन और अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंट मोशन, इन दोनों चीज़ों की तुलना करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर तुलना करें कि प्रस्तुत किसके द्वारा होता है, तो विश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत होता है वो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, या इसको हम कहें पक्ष के द्वारा प्रस्तुत होता है, रूलिंग पार्टी के द्वारा, पक्ष के द्वारा। और अगर हम कहें कि अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके द्वारा प्रस्तुत होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, विपक्ष के द्वारा। सामान्यतः ये विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस प्रस्ताव का प्रस्तुत के बाद पारित होने की प्रक्रिया क्या है, पास कैसे होता है, तो पास होने के लिए उपस्थित सदस्यों का सामान्य बहुमत, प्रेजेंट मेंबर या उपस्थित सदस्यों का सामान्य बहुमत, जनरल मेजॉरिटी, यानी जो प्रेजेंट हैं सदन के अंदर उसका 1/2 + 1, ये पारित करने के लिए यहाँ भी चाहिए और सेम यही चीज़ यहाँ भी चाहिए। ठीक, दोनों जगह है। तो विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, अगर दोनों की हम तुलना करें तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या सामान्यतः ये प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पक्ष के द्वारा, रूलिंग पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और पारित, दोनों के पारित होने की प्रक्रिया समान है, यानी उपस्थित सदस्यों के, सदन में उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत या 1/2 + 1 के द्वारा। एक चीज़ यहाँ पर प्रस्तुत करने में और चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या, कि ये कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, के द्वारा लोकसभा में। ठीक, विपक्ष के द्वारा कहाँ, लोकसभा में। ठीक है, तो इसको लोकसभा के अलावा कहीं नहीं प्रस्तुत कर सकते, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। ठीक, अब अगर हम प्रस्ताव पर बात करें कि अगला इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह के प्रस्ताव का, ये दोनों प्रकार के प्रस्तावों का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उद्देश्य पर बात करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। तो इसका उद्देश्य विश्वास प्रस्ताव का क्या है,
इसका उद्देश्य है सरकार का बहुमत सिद्ध करना। सरकार यानी मंत्री परिषद या सरकार का मेजॉरिटी या बहुमत सिद्ध करना, मेजॉरिटी प्रूव करना। अगर प्रधानमंत्री जो भी बना उसने सदन में, लोकसभा में कहा कि आप लोग हमारी सरकार में क्या विश्वास व्यक्त करते हैं, और उसके पक्ष में ज्यादातर लोगों ने मत दिया, तो इसका मतलब उनके पास बहुमत है, उनके पास मेजॉरिटी है, वो बहुमत उन्होंने सिद्ध किया। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या है? ये तो तभी लाया जाएगा जब लगेगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। बहुमत का आकलन करने के लिए, मेजॉरिटी का आकलन करना है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? बहुमत का आकलन करना। किसके बहुमत का? मंत्री परिषद के बहुमत का आकलन करना। ठीक है, उनका अनुमान लगाना, उनका आकलन करना कि इनके पास बहुमत है कि नहीं। ठीक है, तो मंत्री परिषद के बहुमत का या सरकार के बहुमत का आकलन करना अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य है। यहां पर बहुमत सिद्ध करने के लिए एक प्रकार से आकलन यहां भी होता है, सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इन प्रस्तावों का प्रयोग पहली बार कब हुआ, तो विश्वास प्रस्ताव का प्रयोग पहली बार जो है 1979 में फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, 1979 में चौधरी चरण सिंह के द्वारा किया गया था। चौधरी चरण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसका प्रयोग अविश्वास प्रस्ताव का 1967 में पहली बार किया था जे बी कृपलानी के द्वारा। जे बी कृपलानी के द्वारा। ठीक है, जे बी कृपलानी के द्वारा। ये नेहरू सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे जे बी कृपलानी, हालांकि वो पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है चौधरी चरण सिंह की सरकार ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए लोकसभा में विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया, विश्वास मत को प्राप्त किया, और उसके बाद ये परंपरा बन गई लोकसभा में कि अगर कोई भी सरकार बनेगी तो राष्ट्रपति के द्वारा कहा जाएगा कि भाई आप लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करिए, और उसी के आधार पर जो है वो अपना विश्वास मत प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अगर किसी सरकार के खिलाफ ये लगता है कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं है, वो अल्पमत में आ गई है, मेजॉरिटी उसके पास नहीं है, तो ऐसे प्रस्ताव की जो है मांग होती है, जैसा कि 1967 में हुआ था, डिमांड हुई, लेकिन क्योंकि वो प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया, बहुमत नहीं मिला उसको और पारित नहीं हो पाया। ठीक, लेकिन ऐसे भी अवसर आए हैं जब प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बीपी सिंह की सरकार को इसी कारण से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अगली तुलना करते हैं संसद से संबंधित, और संसद में दो नियम बड़े चर्चित हैं, तो उन नियमों की तुलना करते हैं हम। दो नियम ये संसदीय नियमावली के अंतर्गत हैं, उनकी तुलना हम करते हैं, नियम 184 और नियम 193। तो संसदीय नियम से संबंधित तुलना, नियम 184 या 184 और नियम 193। ठीक, तो नियम 184 और नियम 193, ठीक, 193, ये पार्लियामेंट का अपना रूल रेगुलेशन है, उसकी नियमावली है, उसके तहत ये नियम बहुत चर्चित रहे हैं प्रश्नों के रूप में। और दोनों की तुलना का कारण ये है कि इन दोनों नियमों के तहत पहली बात तो एक चीज कॉमन है कि लोक महत्व के मामलों पर प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है, दोनों जगह लोक महत्व के मामलों पर प्रश्न पूछा जाता है। ये कॉमन है, लोक महत्व के मामले प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लोक महत्व के मामले उठाए जाते हैं। ठीक है, दोनों नियमों के अंतर्गत। हाँ, पब्लिक इंपॉर्टेंस से संबंधित मामले उठाए जाते हैं। लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस नियम के तहत चर्चा या बहस हो सकती है, चर्चा या बहस हो सकती है, परंतु मतदान नहीं, वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, चर्चा या बहस हो सकती है परंतु मतदान नहीं हो सकता है। लेकिन नियम 193 के तहत चर्चा या बहस के साथ मतदान का भी प्रावधान है, मतदान का भी प्रावधान। यानी अगर किसी भी मुद्दे पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, तो पक्ष और विपक्ष, उस मुद्दे के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, इसकी वोटिंग कराई जाएगी। ठीक है, ये हमारी पार्लियामेंट में, हमारी लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यसभा की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि सरकार जो है हमेशा ये चाहती है, पक्ष हमेशा ये चाहता है कि जो है वो नियम 184 के तहत बहस किया जाए, जिससे कि मतदान ना हो, बहस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन विपक्ष हमेशा ये चाहता है कि नियम 193 के तहत बहस किया जाए, और नियम 193 के तहत बहस करके सरकार के बहुमत का आकलन का जब भी अवसर मिले वो फायदा उठाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहां पर हम देखते हैं कि नियम 184 और नियम 193, इन दोनों की तुलना यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बच्चों, दो और चीजें हैं जिनकी हम तुलना करेंगे। यहां पर दो और चीजें हैं, तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो दो चीजें हैं। आपने सुना होगा क्रॉसिंग द फ्लोर और एल्डिंग द फ्लोर। एल्डिंग द फ्लोर और क्रॉसिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक, एल्डिंग द फ्लोर और क्रॉसिंग द फ्लोर अगर हिंदी में हम बोलें तो आप नाम समझ जाएंगे। एल्डिंग द फ्लोर हिंदी में बोलते हैं बैठ जाना, संसदीय भाषा में इसको कहते हैं बैठ जाना। एल्डिंग द फ्लोर यानी बैठ जाना। ठीक है, और क्रॉसिंग द फ्लोर का मतलब होता है पक्ष त्याग, पक्ष त्याग। ठीक, तो अब ऐसे इंग्लिश नाम तो ये लग रहा है एल्डिंग द फ्लोर, क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, कुछ कॉमन है, लेकिन दोनों अगर हिंदी में देखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि सदन में कोई भी सदस्य जो है उसको जब अध्यक्ष या स्पीकर के द्वारा बोलने का समय दिया जाता है तो बोलता चला जाता है। उसको अगर 5 मिनट का समय दिया गया है तो 5 मिनट जरूरी नहीं, वो 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट बोलने, और अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं भाई आपका समय पूरा हो गया, अब आप अपना भाषण रोक दीजिए, अब अपनी आप बात मत कहिए, अब दूसरे का टाइम हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। नेता है तो कहाँ मानने वाला इतनी जल्दी। ठीक है, तो वो बोलता चला जाता है। अब ऐसे में जो है स्पीकर के द्वारा अगर इसका प्रयोग किया गया एल्डिंग द फ्लोर, बैठ जाना, इसका मतलब क्या हुआ कि उस मेंबर को बोला गया कि अब आप अपनी बात को बीच में रोककर बैठ जाओ और अगले सदस्य को बोलने के लिए कह दिया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे एक व्यक्ति की बात पूरी नहीं हुई, उसको बोला गया और दूसरे व्यक्ति ने बात अपनी करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं एल्डिंग द फ्लोर। ठीक, अब अगर हम बात करें कि पक्ष त्याग या क्रॉसिंग द फ्लोर क्या है, तो सदन के अंदर हर पार्टी के मेंबर का प्लेस होता है। इधर कांग्रेस वाले बैठेंगे, इधर सपा वाले, इधर बीजेपी वाले बैठेंगे। ठीक है, तो
अगर कोई भी एक मेंबर जो है एक पार्टी का, ए पार्टी का मेंबर बी पार्टी में वालों के साथ जाकर बैठ जाता है, तो इसका मतलब उसने क्या कर दिया, अपने फ्लोर को क्रॉस कर दिया, पक्ष को त्याग कर दिया। ठीक है, अगर वो पक्ष त्याग कर देता है तो इसी को दल बदल भी माना जाता है, सदन के अंदर दल बदल भी माना जाता है। ठीक, तो अगर हम कहें कि एल्डिंग द फ्लोर में आपको क्या लिखना है, तो आप एल्डिंग द फ्लोर में आप लिख सकते हैं कि जब स्पीकर द्वारा किसी सदस्य को, किसी मेंबर को, किसी सदस्य को बोलने से रोककर किसी अन्य सदस्य या मेंबर को बोलने के लिए कहा जाता है, बोलने के लिए कहा जाता है। किसी सदस्य को बोलने से रोककर किसी अन्य सदस्य को जो है बोलने के लिए कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं एल्डिंग द फ्लोर या बैठ जाना। ठीक, अब इसमें क्या होता है पक्ष का, जब किसी एक दल या पार्टी के सदस्य द्वारा, या जब किसी एक दल का सदस्य दूसरे दल या पार्टी के सदस्यों के साथ बैठ जाता है। ठीक है, जब किसी एक दल का सदस्य, एक पार्टी का, मान लो कांग्रेस का मेंबर दूसरे दल बीजेपी के सदस्यों के साथ बैठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसने क्रॉसिंग द फ्लोर, पक्ष त्याग कर दिया। ठीक है, और इसी आधार पर दल बदल कानून या एक्ट की प्रक्रिया आरंभ होती है, की प्रोसेस या प्रक्रिया आरंभ होती है। ठीक है, क्योंकि इसी आधार पर यह पता चलता है कि उसने दल बदल किया है, और उसके बाद जिस पार्टी के साथ बैठा है, तो पहली वाली पार्टी जिसका मेंबर था वो स्पीकर के पास ये आवेदन देती है कि भाई ये हमारा मेंबर, इसने दल बदल कर दिया है, अब इसकी सदस्यता जो है वो समाप्त कर ली जाए। ठीक है, तो ये होता है एल्डिंग द फ्लोर एंड क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरेटिव पॉइंट्स थे जिन पर हम लोगों ने डिस्कस किया तुलनात्मक रूप से। आज आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं, और उसमें जो चीजें कंपैरेटिव रूप से हम लोग देख सकते थे उसको हमने आपको बताया। कुछ चीजें और भी हैं जो कंपैरेटिव तो नहीं कही जा सकती, लेकिन फैक्चुअल रूप में इंपॉर्टेंट है। जैसे एक शब्द यूज किया जाता है पार्लियामेंट में, मर्यादा यानी डेकोरम। ठीक है, मर्यादा या डेकोरम। तो अगर हम कहें कि मर्यादा या डेकोरम क्या है, ठीक, तो भाई सीधी सी बात है कि अक्सर आप देखिए कि अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों से बहुत विनम्र और स्वीकार व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। अध्यक्ष ये कहता है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखिए, डेकोरम को बनाए रखिए। ठीक है, तो मर्यादा क्या है, डेकोरम क्या है? डेकोरम या मर्यादा वो है जो सदन की या हाउस की गरिमा के अनुसार सदस्य के व्यवहार को बताती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि सदन की डिग्निटी, सदन की गरिमा के अनुसार सदस्यों का, मेंबर्स का व्यवहार, बिहेवियर। ठीक, सदन की गरिमा के अनुसार सदस्यों का व्यवहार। जब आप क्लास में होते हो
तो क्लास की गरिमा, डिग्निटी के अनुसार क्लास में आपका व्यवहार होना चाहिए। उसी तरह से लोकसभा में अगर कोई मेंबर है तो लोकसभा की गरिमा को मेंटेन रखे, वहाँ पर विनम्र व्यवहार करे, ठीक है, वहाँ पर कोई भी लूज टॉकिंग ना करे, ठीक है, तो किसी के साथ कोई भी मिसबिहेव ना करे, ये अपेक्षा की जाती है। तो उसी को कहा जाता है कि सदन की गरिमा के अनुसार, हाउस की डिग्निटी के अनुसार आप अपना बिहेवियर रखिए। यही सदन का क्या है? डेकोरम है, ठीक है, यही डेकोरम होता है। ठीक, अब अगला एक वर्ड और है जिसको बोलते हैं अंतप्रदन। एक टेक्निकल टर्म है हमारे पार्लियामेंट से रिलेटेड, अंतप्रदन। अंतप्रदन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपेलेशन। तो अब ये जो वर्ड है अंतप्रदन, यहां पर अगर हम इंटरपेल करने की बात कर रहे हैं, किस चीज को? कि अगर कोई भी लोकसभा या कोई भी हाउस का मेंबर है, सदन का मेंबर है, ठीक है, तो अब वो जो है, आप जानते हैं कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ये अधिकार रखता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये वो प्रक्रिया है जिससे पूरी हमारी जो सरकारी मशीनरी है वो डरती है। क्यों? क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत किसी भी सरकारी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसके सूचनाएं मांगी जा सकती, इंफॉर्मेशन मांगे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि वह संसदीय प्रक्रिया, वह पार्लियामेंट्री प्रोसेस, वह संसदीय प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, किसी सरकारी प्राधिकारी से, अथॉरिटी से, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, प्राधिकारी से सूचना मांगी जाती है, इंफॉर्मेशन या सूचना मांगी जाती है। तो एक प्रकार से अंतप्रदन भी जो है, एक प्रकार से क्या है? संसदीय शासन प्रणाली का एक वेपन है, एक हथियार है, जिसके द्वारा सरकारी प्राधिकारी कौन है? हमारी कार्यपालिका, ठीक है, और संसद जो है उससे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगती है, सूचना मांगती है, उसी को हम कहते हैं अंतप्रदन। और हमेशा जब भी संसद का सत्र चलता है, विधानसभा का सत्र चलता है, तो इसके तहत जो है ऑफिसर्स जो है वो डरे रहते हैं कि भाई उनसे कब कहाँ की कौन सी इंफॉर्मेशन हाउस से मांग ली जाए, क्योंकि अगर हाउस इंफॉर्मेशन मांगेगा तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर उनको सूचनाएं इसके तहत देना होता है, ठीक है। अब एक वर्ड बहुत चर्चा में होता है हमारी पार्लियामेंट में, और अक्सर आप सुनते रहते हो, उस शब्द को कहते हैं विप, WHIP, विप। विप शब्द आपने सुना होगा कि इस मामले पर पार्टी ने विप जारी किया। विप, तो विप जो है वो क्या है? विप क्या है अगर देखा जाए तो ये पार्टी के द्वारा दलीय अनुशासन के लिए, ठीक है, पार्टी डिसिप्लिन के लिए, दलीय अनुशासन के लिए जारी किया जाने वाला निर्देश, ठीक है। तो ये है क्या? अगर हम एक लाइन में कहें तो दलीय अनुशासन या पार्टी डिसिप्लिन, दलीय अनुशासन या पार्टी डिसिप्लिन के लिए जारी किया जाने वाला निर्देश, ठीक है, दलीय अनुशासन के लिए जारी किया जाने वाला डायरेक्शन या निर्देश। पार्टी का कोई भी जो है, जो कोई भी पार्टी जारी करती है कि भाई अब जैसे कोई मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आया लोकसभा में, अब विपक्ष की सभी पार्टियों ने कहा कि आपको इसके पक्ष में वोट करना है, पक्ष वालों ने कहा इसके विरोध में वोट करना है, इसके लिए व्हिप जारी कर दिया। तो अगर इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जा सकती है,
ठीक है। तो व्हिप कौन जारी करता है? व्हिप जो है वो पार्टी जारी करती है। पार्टी अपने डिसिप्लिन को, अपने पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए ऐसा करती है, क्योंकि अगर ऐसा ना करे तो जिसकी जैसी मर्जी वैसे वो वोट करेगा, जिसकी जैसी मर्जी वैसे वो किसी भी पक्ष की तरफ जाएगा। ठीक है। तो एक प्रकार से जो है सभी सदस्य, अब जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है, व्हिप जारी हो गया, सभी सदस्य इस डेट को सदन के अंदर उपस्थित रहें, इसके पक्ष में वोट करेंगे कि विपक्ष में वोट करेंगे, वॉकआउट करेंगे, क्या करेंगे, सदन से बाहर आएंगे, ठीक है, चर्चा में भाग लेंगे नहीं लेंगे। तो ये सारे निर्देश जो है उसमें जारी होते हैं और उसी को हम कहते हैं कि व्हिप जारी किया, पार्टी ने व्हिप जारी किया। ठीक। तो बच्चों अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट, ये आज मैंने शुरुआत करी है इस 2021 के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लॉकडाउन, एक तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का लॉकडाउन जो स्टार्ट हुआ है, बाकी तो सब कुछ ओपन है, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उस दौर में 2021 के 2021 के कि आज शुभ दिन था, आज जो है नवरात्रि प्रारंभ हुई है, आज जो है जो भारतीय संस्कृति के अनुसार नववर्ष भी प्रारंभ होता है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्रारंभ में मैंने बहुत बड़ी वाली बधाई आपको दी थी। ठीक है। तो उसी क्रम में मैंने आज आपको ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है। अब ये एक प्रारंभ है जिसे हमें आगे लेकर जाना है और हम लोग जल्दी से जल्दी ये अपेक्षा करें कि हम अपने पुनः उसी क्लास सिस्टम में आए। लेकिन जब तक नहीं आते तब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत है स्टडी के मामले में। और इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपको टास्क दिए जाए, जैसे आज का ये लेक्चर है, इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई मैंने लिखने की कोशिश की, उसको आप अपने नोट्स में लिखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा, तभी आपका ये लेक्चर आपका पूरा हुआ, तभी आपका ये कंटेंट आपको प्राप्त होगा। ठीक है। और उसी क्रम में अब इस बार हम लोगों की प्लानिंग ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रहें, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर क्लासेस करें। आज मैंने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन भी दी है कि इंटरेक्टिव सेशन के लिए हम लोग गूगल मीट से इस बार हम लोग क्लास के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके लिए जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जब तक वो प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है तब तक आपको अगर वीडियो लिंक के द्वारा, व्हाट्सएप एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, या किसी भी तरह की एक्टिविटी के द्वारा कोई भी ऐसी चीज़ आपको दी जा रही, कोई भी ऐसा टास्क दिया जा रहा है, तो उसमें जो है आपकी भागीदारी सक्रिय होनी चाहिए, पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना आप कि जितना आप एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल रहोगे वही आपके आगे, पहली बात तो आपके परिणाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, आपकी सफलता के लिए, और दूसरी बात आप आगे की जो कनेक्टिविटी है हमारी और आपकी, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों इस क्रम को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे और जो भी जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज हो या मिसलेनियस हो, वो चीज़ें हम लोग ऐसे भी डिस्कस करते रहेंगे और अन्य माध्यमों के द्वारा हम लोग जुड़ते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।